तो क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2m के बराबर है और उसमें एक स्पेरिकल स्मूथ कैविटी है रेडियस r की और वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। उसमें एक बॉल है ऑफ मास स्मॉल m की जो कि उस इंस्टेंट पे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये ब्लॉक v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रही है। अगर हम इस बॉडी का, इन दोनों बॉडीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ब्लॉक के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो सिर्फ n होगा और मास के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी n के बराबर होगा, ठीक। और इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक जो ये मास होगा m वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा। m will move in circular motion of radius r। तो उसका सर्कुलर मोशन जो है वो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में है, लेकिन ब्लॉक खुद ही कर रहा है एक्सेलरेट। तो ब्लॉक एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फोर्स नॉर्मल है, तो ब्लॉक के लिए n बराबर क्या करेंगे, हम 2ma बोलेंगे। a जो है ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ठीक। तो विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक क्या, जो बॉल है उसका मोशन सर्कुलर है, जो अंदर जो मास पार्टिकल है उसका मोशन सर्कुलर है, लेकिन ब्लॉक के रिस्पेक्ट में हम इस मास के ऊपर एक सूडो फोर्स भी लगाएंगे। किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा ma। उसके अलावा इसके ऊपर नॉर्मल भी लग रहा होगा, और क्योंकि ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस मास का मोशन सर्कुलर है तो इसके रिस्पेक्ट में वी कैन अप्लाई ए सूडो फोर्स mv²/r, ठीक। एंड दस वी विल हैव n प्लस ma टू बी इक्वल टू mv²/r। तो हमें निकालना है n कितना है, n बराबर कितना है 2ma के है, तो वी कैन से n प्लस ma को क्या बोल दें, n/2 बोल दें, तो कितना हो जाएगा ये 3n/2 becomes equal to mv²/r and therefore n will become equal to 2/3 mv²/r, ठीक। उसके अलावा ये पूछा हुआ है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वी कैन यूज़ द फैक्ट, हमें मालूम है n कितना है 2/3 mv²/r, तो ये यहीं पुट कर दें 2/3 mv²/r एंड देयरफॉर सॉल्व करने पे a क्या आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू mv²/3r। तो करेक्ट ऑप्शन नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 2/3 mv²/r और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा v²/3r। तो ऑप्शन बी एंड सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे दो आइडेंटिकल ब्लॉक हैं, दोनों का मास m है और दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई ए स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट k। ब्लॉक B इज इनिशियली शिफ्टेड टू स्मॉल डिस्टेंस x0, ठीक, इधर टू द लेफ्ट एंड देन रिलीज्ड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रॉब्लम आफ्टर द स्प्रिंग अटेन्स इज नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो ब्लॉक B को हमने क्या किया, अपने नेचुरल लेंथ से, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से x0 कंप्रेस किया। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो स्प्रिंग उस समय तक फोर्स मास A के ऊपर इधर लगाएगी, तो मास A कंटैक्ट में रहेगा वॉल के जब तक स्प्रिंग में कंप्रेशन है। तो B ब्लॉक जब वापस नेचुरल लेंथ पर आएगा उस समय उसकी वेलोसिटी मान लिया v0 होगी, ठीक। तो v0 कैसे निकालेंगे, v0 हम निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ के x0² बराबर हाफ
एम वी नॉट स्क्वायर की हो जाएगी। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स नॉट अंडर रूट के बाई एम हो जाएगी। ये वेलोसिटी है ब्लॉक बी की। इस समय के बाद क्या हो जाएगा, इस समय के बाद ब्लॉक ए इस वॉल को छोड़ देगा, क्योंकि अब स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं बल्कि टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका इलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी m इंटू वी नॉट प्लस m इंटू जीरो। उस समय ए की वेलोसिटी कितनी है, 0/2m। तो कितनी हो जाएगी ये, वी नॉट बाई 2, एंड देयरफॉर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी x नॉट बाई 2 अंडर रूट k बाई एम। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हाफ अंडर रूट k बाई एम इंटू एक्स नॉट के बराबर हो जाएगी। फिर पूछा हुआ है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन एक्स नॉट नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार स्प्रिंग बी अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया तो ए ब्लॉक क्या हो गया, ए ब्लॉक वॉल के कांटेक्ट में नहीं है। अब पूरा इस सिस्टम मूव कर रहा है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस प्रॉब्लम को हम सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में कर दें। जब बी अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया और ए जस्ट वॉल को कांटेक्ट उससे छूट चुका है, तो ए की वेलोसिटी 0 है। तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m/2। m/2 क्या है, रिड्यूस मास। कैसे आया, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 से आया, इंटू वी नॉट स्क्वायर। रिलेटिव वेलोसिटी ए और बी की वो कितनी है, वी नॉट की है इनिशियल, ये सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलोंगेशन पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा हाफ के एक्स स्क्वायर के, एक्स मैक्स का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम उसका इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा। ठीक, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, एक्स मैक्स कितना आ गया, एक्स मैक्स आ गया वी नॉट एम अपॉन 2k। ठीक, और एक्स नॉट किसके बराबर था, एक्स नॉट बराबर था यहाँ से, एक्स नॉट बराबर था किसके, वी नॉट अंडर रूट एम बाई के बराबर था। तो वी नॉट अंडर रूट एम बाई के की वैल्यू अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, विल हैव कितना, एक्स नॉट बाई रूट 2। तो मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग विल बी एक्स नॉट बाई रूट 2। ठीक, तो ऑप्शन बी विल ऑल्सो बी करेक्ट। मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन विल बी एक्स नॉट बाई रूट 2। फाइनली ये निकालना है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ए ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन कितनी होगी। तो सब्सिक्वेंट मोशन में हो क्या रहा होगा, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में सब्सिक्वेंट मोशन में ए इस वॉल को छोड़ चुका होगा, और ए की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो बी की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मोमेंटम कंजर्वेशन से। भाई जब बी रुक जाएगा उस समय बी का मोमेंटम कभी ना कभी बी का मोमेंटम 0 होगा। तो उस समय क्योंकि दोनों के मास बराबर हैं, तो उस समय ए की भी वेलोसिटी वी नॉट होनी चाहिए। और वी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, वी नॉट की वैल्यू आई थी एक्स नॉट रूट के बाई एम के बराबर आई थी। तो जिस इंस्टेंट पर बी रेस्ट पे आ जाएगा ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में, उस इंस्टेंट पे ए की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और वो बी की मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होगी। बी की मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट ही होगी। ठीक, तो ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी करेक्ट। सो इस प्रॉब्लम में 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, सबका मास m है और ऐसे रखे हुए हैं सोन। और हमने ब्लॉक सी को एक इम्पल्स दिया j इम्पार्टेड टू द पार्टिकल सी इन द डायरेक्शन ऑफ बी सी। तो पूछा हुआ है कि ब्लॉक जो ए बी सी हैं, जो पार्टिकल्स ए बी सी हैं, उनकी इमीडिएट वेलोसिटी क्या होगी। लेट अस से इम्पल्स देने के बाद
जो m मास की वेलोसिटी है, c ब्लॉक की वेलोसिटी है, वो v3 के बराबर है। तो अगर इस मास की वेलोसिटी v3 है इस डायरेक्शन में अलोंग bc, तो b ब्लॉक की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में v3 ही होगी। कंस्ट्रेंट से जो इसकी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इसकी भी होगी। और अगर a ब्लॉक की वेलोसिटी v1 है, a ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा, जो a और b रोप के बीच में टेंशन है। तो अगर a ब्लॉक की वेलोसिटी v1 है x डायरेक्शन में, तो b ब्लॉक की वेलोसिटी भी v1 ही होगी x डायरेक्शन में। और लेट अस से b ब्लॉक की वेलोसिटी v2 है y डायरेक्शन में। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? हमें v1 निकालना है जो a ब्लॉक की वेलोसिटी है, v3 निकालना है जो c ब्लॉक की वेलोसिटी है, और हमको निकालना है v2 ऑल्सो, क्योंकि हमें b ब्लॉक की वेलोसिटी निकालने के क्या करेंगे? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कर देंगे, तो हमें b ब्लॉक की वेलोसिटी भी मिल जाएगी। b ब्लॉक की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वो v3 के ही बराबर होगा। ठीक, तो अगर हम इम्पल्स इक्वेशन लिखें तो पहले c ब्लॉक के लिए जो उसके ऊपर लगने वाला इम्पल्स है वो कितना है? j है, माइनस इस रूप में मान लेते हैं टेंशन t। तो t का इम्पल्स t dt का इंटीग्रल बराबर क्या हो जाएगा? mv3 हो जाएगा। लेट अस से इसकी वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम इसका mv3 होगा, इसकी वेलोसिटी लेट अस से v3 है। और b ब्लॉक का इस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ bc अगर हम इम्पल्स मोमेंटम लिखें तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स t dt का इंटीग्रल माइनस इस रोप में टेंशन कुछ और होगी। लेट अस से इस रोप में टेंशन T1 है, तो T1 का इधर कितना कंपोनेंट? T1 dt का इंटीग्रल इंटू cos 45 बराबर क्या हो जाएगा? mv3 हो जाएगा, क्योंकि b ब्लॉक की भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v3 ही होगी। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इन दो इक्वेशन से अगर हम चाहें तो v3 को एलिमिनेट कर दें, वी विल हैव j माइनस t dt इंटीग्रल बराबर t dt इंटीग्रल माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 t1 dt इंटीग्रल। तो उसको और सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा? j बराबर आ जाएगा 2 t dt इंटीग्रल माइनस 1/√2 t1 dt इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम b और a ब्लॉक को देखें, a मासेस को देखें, दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में b ब्लॉक के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा? इस t का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t dt का इंटीग्रल cos 45 माइनस T1 dt का इंटीग्रल बराबर क्या हो जाएगा? mv1 हो जाएगा। और a ब्लॉक के लिए सिर्फ T1 ही लग रहा है, तो T1 dt का इंटीग्रल बराबर क्या हो जाएगा? वो भी mv1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम चाहें, हमें अगर लेट अस से पहले v1 की वैल्यू ही निकालते हैं, तो यहाँ से हम चाहें तो हमें v1 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ t dt के इंटीग्रल की। इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, अगर इनको ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? विल गेट t dt का इंटीग्रल बाई √2 बराबर हो जाएगा कितना? 2mv1। तो t dt का इंटीग्रल कितना हो जाएगा? t dt का इंटीग्रल हो जाएगा 2√2 mv1। और t1 dt का इंटीग्रल कितना है? यहीं से t1 dt का इंटीग्रल है mv1 के बराबर। ये वैल्यूज़ t dt का इंटीग्रल 2√2 mv1 है और t1 dt का इंटीग्रल mv1 के बराबर है। ये दो वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या मिल जाएगा? j बराबर 2 t dt का इंटीग्रल कितना है? 2√2 mv1 है,
-1/√2 T1 dt का इंटीग्रल कितना है यहाँ से, T1 dt का इंटीग्रल m इंटू V1 है, ठीक। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें विल गेट द वैल्यू ऑफ क्या, V1। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, J बराबर 4√2 -1/√2 mV1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, द वैल्यू ऑफ V1 विल कम आउट टू बी, ऑप्शन ए में जो दे रखा है कितनी, √2J/7m, ठीक। V1 की वैल्यू आ गई, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी V1 की वैल्यू हमें मिल गई। जहाँ तक बात है अब ब्लॉक सी की वेलोसिटी निकालने की, तो सी की वेलोसिटी हमें अब इससे मिल जाएगी। V1 की वैल्यू हमें मालूम है, V1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, इस इक्वेशन से हमें V1 की वैल्यू मिल गई, कितनी आई, √2J/7m आई, ठीक। अब हम इस इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से हम चाहें तो V3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, J माइनस क्या, J माइनस टी डी का इंटीग्रल कितना आया था, टी डी का इंटीग्रल आया था 2√2 mV1 के बराबर, J माइनस 2√2 mV1 बराबर m V3 हो जाएगा। और 2√2 mV1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, कहाँ से पुट कर देंगे, V1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू कितनी है, √2J/7m के बराबर। तो V1 की वैल्यू है √2m/7m के बराबर है, √2J/7m के बराबर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, √2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, ठीक। तो 4/7, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3J/7 आ जाएगा। तो V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3J/7m आ जाएगी, ठीक। अब फाइनली बात हुई कि ब्लॉक बी की, या जो मास है पार्टिकल बी ब्लॉक का, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालें। तो हमें उस वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट तो V1 मिल ही गया है, बी वेलोसिटी का V1 कंपोनेंट तो मिल ही गया है, बस हम V2 कंपोनेंट निकाल लेते हैं। V2 कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर सिर्फ t ही लग रहा है, तो t cos 45 dt का इंटीग्रल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा m V2, या t dt का इंटीग्रल बाई √2 बराबर हो जाएगा m V2। और t dt का इंटीग्रल कितना था, t dt का इंटीग्रल था 2√2 mV1। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 1/√2 इंटू 2√2 mV1 बराबर हो गया mV2 के। तो m से m कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, V2 कितना आ गया, V2 आ गया 2V1 के, ठीक। तो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट V1 है, तो इस डायरेक्शन में V2 कितना आया, 2V1। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, इन दोनों का वेक्टर सम V1 स्क्वायर प्लस 2V1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। इसकी जो बी ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फॉर ब्लॉक बी, फॉर बी ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V1 है और इस डायरेक्शन में V2 है जो कि 2V1 के बराबर आया। तो इस डायरेक्शन में इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कितना, √5V1। और V1 की वैल्यू कितनी आई थी, V1 की वैल्यू आई थी √2J/7m, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ V एंड दैट विल कम आउट टू बी √10J/7m। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शंस आर A, B एंड C। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए पार्टिकल इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए रिजिड रॉड एंड रॉड is hinged at the other end and rotates in a horizontal plane about the hinge। तो रॉड अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है, तो उसकी एक्सिस क्या होगी, वर्टिकल होगी। और बोला हुआ है कि इट्स एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट।
तो बोला गया है कि द मास ऑफ द पार्टिकल इज m, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द रॉड ऑन द पार्टिकल इज f वेक्टर। नेट फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है रॉड ऑन द पार्टिकल इज f वेक्टर, देन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम 3 डायमेंशन में है, यहाँ फिगर में इतना सही नहीं बना रखा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है तो इसका वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो जो नॉर्मल लगेगा वो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। उसके अलावा इसके ऊपर 2 फोर्स और लग रहे होंगे, एक तो सूडो फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r अंदर की तरफ, ठीक, इस पार्टिकल के ऊपर लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा, इसके सूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये रॉड इसके ऊपर लगा रही है, क्योंकि इस सर्कुलर मोशन जो कि हॉरिजॉन्टल उसमें घूम रहा है। उसके अलावा इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स नॉर्मल जो लगेगा, इस डायरेक्शन में जो लगने वाला नॉर्मल है, इसको मैं बोल दूँ वर्टिकल नॉर्मल। वर्टिकल नॉर्मल तो mg के बराबर होगा, और ये हॉरिजॉन्टल नॉर्मल है, ये हॉरिजॉन्टल नॉर्मल बराबर m इंटू इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जो कि a बराबर अल्फ़ा r के बराबर होगा। ठीक, अल्फ़ा r के बराबर होगा। और बोला हुआ है कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है इट इज़ इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब इसका अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर लगने वाले देयरफॉर 3 फोर्सेस हैं, एक है जो रॉड लगा रही इस मास के ऊपर, एक है m ओमेगा स्क्वायर r टूवर्ड्स द सेंटर, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक है m अल्फ़ा r, ये भी टेंजेंशियल फोर्स है, ये भी फोर्स हॉरिजॉन्टल है, और ये जो रॉड है इसके अपने वेट को भी सपोर्ट कर रही होगी, NV लगा रही होगी जो कि mg के बराबर होगी। इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा जो कि इस प्लेन में नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे इसकी f की वैल्यू, पहली बात f की वैल्यू, क्योंकि f जो है इन 3 वेक्टर्स का सम है, उनमें से एक वेक्टर mg है, तो f का जो मैग्नीट्यूड होगा वो mg से बड़ा होगा। f की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा होता जा रहा है। ठीक, और जो f एंगल बनाएगा, f वेक्टर जो है वो 3 वेक्टर्स का सम है। f जो एंगल बनाएगा रॉड के साथ में, और f जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में, वो दोनों ही एंगल कम होते चले जाएंगे। द रीज़न इज़, भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये फोर्स जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r बड़ा होता जा रहा है, पहले इतना है फिर बाद में इतना हो गया क्योंकि ओमेगा बढ़ती जा रही है। ये वाला फोर्स कांस्टेंट है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ऐसा होता जाएगा। और इसके अलावा हम इसका एक और फोर्स ऐड करेंगे NV, तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स बड़ा होता जा रहा है। रिजल्टेंट इनका, इन दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स का रिजल्टेंट बड़ा होता जा रहा है। तो इस F फोर्स, ये जो F फोर्स यहाँ पे है, नेट फोर्स जो ये रॉड इस पार्टिकल के ऊपर लगा रही है, उसका जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में वो भी छोटा होता जाएगा, और इसका जो एंगल रॉड के साथ में होगा वो भी छोटा होता जाएगा। सिंपली बिकॉज ये जो m ओमेगा स्क्वायर फोर्स है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, पहले इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था। ठीक, तो दोनों ही एंगल कम होते चले जाएंगे। तो ऑप्शन C एंड D विल ऑल्सो बी करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और पार्टिकल्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 0 एस आर एस शोन इन द फिगर। तो टाइम t बराबर 0 पे वो पार्टिकल कहाँ पर है, x बराबर 0 पर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग which of the indicated variable on the vertical axis is are correctly matched on the graphs shown alongside with the particles motion। ठीक, तो पहली बात हमें वेरियस वेरिएबल्स के ग्राफ को देखना है, जिसमें x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ग्राफ देखना है, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स कीपिंग द पार्टिकल मूविंग इन सर्कल का ग्राफ देखना है, एंगुलर वेलोसिटी का ग्राफ देखना है। भाई एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ये ग्राफ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो तो कांस्टेंट दे रखी है सवाल में, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है, तो ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, तो सी इज़ करेक्ट। ठीक, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, तो इनिशियली वो पार्टिकल यहाँ पे था, टाइम टी में कहाँ चला जाएगा, टाइम टी में यहाँ चला जाएगा, और टाइम टी में लेटस से वो कितना एंगल घूम जाएगा, एंगल इट विल रोटेट थीटा बराबर ओमेगा टी। ठीक, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। तो एक्स कोऑर्डिनेट का ग्राफ कैसा होगा, कॉस का ग्राफ होगा। ये वाला ग्राफ कॉस का ही ग्राफ है, स्टार्ट कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू से और पॉजिटिव वैल्यू से, और फिर ये घटता जा रहा है और फिर ये नेगेटिव हो गया। ठीक, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर पूछा हुआ है वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स कीपिंग द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल। तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर आर टूवर्ड्स द सेंटर। इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। ये एंगल ओमेगा टी है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन। तो वाई कंपोनेंट का ग्राफ कैसा होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स का ग्राफ कैसा होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई बराबर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर साइन ओमेगा टी। तो ये माइनस साइन का ग्राफ होगा, और ये वाला ग्राफ माइनस साइन का ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ भी, बी वाला ग्राफ भी सही होगा। फाइनली एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का भी ग्राफ बनाना है। तो किसी भी समय उसकी वेलोसिटी v है, ठीक, तो v का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, उसका x कंपोनेंट हो जाएगा v साइन ओमेगा टी विथ नेगेटिव साइन। ये वाली वेलोसिटी स्टार्टिंग में भाई अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो टाइम t के बाद उसके x कंपोनेंट की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस v साइन ओमेगा टी। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ग्राफ माइनस ग्राफ होगा, ना कि प्लस होगा। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा अगर होता तो सही होता। ठीक, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय ए साइन टी माइनस ए कॉस टी, और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ। तो विच ऑफ द, हमें क्या करना है, इन चार अल्टरनेटिव्स में जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। तो पहली बात तो मोमेंटम P बराबर ए साइन टी आई कैप माइनस ए कॉस टी जे कैप दे रखा है। इसी को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें उसके ऊपर लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, डी पी बाई डी टी। इसका डेरिवेटिव साइन टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ए कॉस टी आई कैप माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस ए साइन टी जे कैप। ये आ गया उसके ऊपर लगने वाला फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे। अब अगर हम एफ डॉट पी करें तो एफ डॉट पी क्या आ जाएगा, एफ डॉट पी विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट। तो मोमेंटम कांस्टेंट तो नहीं क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेरिएबल है टाइम के साथ में। लेकिन मोमेंटम का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए साइन टी का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस टी का होल स्क्वायर का अंडर रूट विल बी इक्वल टू ए। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी सही ऑप्शन है और बी भी सही ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है कि ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r is banked at for a speed of 40 km/h. Car of mass m attempts to go on the circular road. The friction coefficient between the tire and the road is negligible. ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उनको चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है द कार कैन मेक ए टर्न विदाउट स्किडिंग। दिस इज़ करेक्ट। ऑब्वियसली जो एंगल होता है जिस पे बैंकिंग की जाती है, अगर फ्रिक्शन 0 है तो एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा इज़ गिवन बाय वी स्क्वायर बाई आर जी। आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस सर्कुलर बैंक का। तो अगर इस पर्टिकुलर एंगल पर हमने बैंकिंग कर रखी है फॉर ए वेलोसिटी ऑफ 40 km/h, तो 40 km/h की स्पीड पर अगर वो कार जा रही होगी तो वो ना स्किड करेगी ना स्लिप करेगी। ठीक, फिर सेकंड ऑप्शन है कि इफ़ द कार
टर्न्स एट ए स्पीड लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर इट विल स्लिप डाउन, ये भी सही है। 40 किलोमीटर पर आवर पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, वो स्लिप ना नीचे करेगी ना ऊपर जाएगी। 40 किलोमीटर की कम के स्पीड पे वो नीचे स्लिप कर जाएगी, 40 किलोमीटर के ज़्यादा के स्पीड पे वो ऊपर स्लिप कर जाएगी। इफ़ द कार टर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू थिक। तो 40 किलोमीटर पर आवर पे वो कार क्या होगी, वो स्लिप नहीं करेगी। तो 40 किलोमीटर पर आवर पे उसके ऊपर लगने वाले फोर्स कितने हो जाएंगे, एक अपना वेट होगा mg और एक बाहर की तरफ सूडो फोर्स लग रहा होगा mv²/r के बराबर, और एक नॉर्मल लग रहा होगा, बोला फ्रिक्शन नहीं है। तो नॉर्मल ही तो फोर्स है जो कि रोड कार के ऊपर लगा रही है। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg का होल स्क्वायर प्लस mv²/r का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और फाइनली डी, इफ द कार टर्न्स एट ए करंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज ग्रेटर देन mg एज वेल एज ग्रेटर देन mv²/r। बिल्कुल सही बात है, ये जो फोर्स सी ऑप्शन में आया है ये mg से भी बड़ा होगा और mv²/r से भी बड़ा होगा। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 23 में दो मासेस हैं m2 और m1 और दो स्प्रिंग से लगे हुए हैं। इनिशियली जो है दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में हैं। बोथ द ब्लॉक्स आर रिलीज विद द स्प्रिंग्स इन देयर नेचुरल लेंथ। तो पूछा हुआ है कि जो स्प्रिंग S1 है उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 के बराबर है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए इट विल बी कन्वीनियंट अगर हम पहले तो इन दोनों ब्लॉक को स्ट्रेट कर दें और दो स्प्रिंग के जगह एक सिंगल स्प्रिंग लगा दें ऑफ इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक, और इन मासेस के ऊपर लगने वाले फोर्सेस m2g इधर और m1g इधर की तरफ लगा दें। तो इस प्रॉब्लम में जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, अगर हम m2g को ग्रेटर फोर्स मान लें, वो बराबर हो जाएगा m2g माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1। टोटल जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स वो m2g m1g है, भाई स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, अपॉन टोटल मास। तो अब अगर इस प्रॉब्लम को हम सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में करें तो सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास खुद लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ACM से। तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मासेस के ऊपर एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा m2 ACM और इसके ऊपर m1 ACM। तो जो नेट फोर्स हो जाएगा मास m2 के ऊपर सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में वो हो जाएगा m2g माइनस m2 ACM एंड दिस विल बी इक्वल टू m2 अगर कॉमन ले लें g माइनस m2g माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1। इसको सिंप्लीफाई करें कितना मिल जाएगा, m2g भी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, m2g कॉमन हो गया, m2 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1 अपॉन m2 प्लस m1। तो m2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास नेट फोर्स 2m1